व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू योर एड्यू गाइड। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज़ के बारे में और कैसे आप बिजनेस स्टडीज़ बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपके कम से कम मार्क्स डिडक्ट हों। और ये भी बताने वाला हूँ कि बच्चे ज़्यादातर कहाँ गलती करते हैं और उससे क्यों मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। देखना, ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, अपना मेन मोटो है कॉन्सेप्ट को समझना। और अपनी टैगलाइन में लिखा है भाई कि लर्न स्मार्टर नॉट हार्डर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द वीडियो। ओके, तो क्लास 11th हो या 12th हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है, देखो क्या लिखा है कि पुट मोर एम्फेसाइज ऑन एनसीईआरटी बुक ऑफ बिजनेस स्टडीज, रीड एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम इट। अब यार देखो, क्यों मैंने ये चीज़ यहाँ पर नोट की है कि एनसीईआरटी बुक से क्यों बिजनेस स्टडीज में प्रिपरेशन करो। क्योंकि देखो, सबसे पहला रीज़न ये है कि आपको अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हो ना बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो लाइन जो आपने पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट आपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ा है, सेम टू सेम लाइंस आपको केस स्टडी के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसमें दी होगी। तो उससे आपको क्या एक क्लैरिटी आएगी और आप इजीली कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे कि हाँ, इस चीज़ की बात हो रही है इस केस स्टडी में, ताकि आप अच्छे से आंसर लिख पाओ और वो करेक्ट हो। ठीक है, केस स्टडी के बारे में मैं आगे भी बात करूँगा। ठीक है, कि क्या क्या गलती करते हैं हम और क्यों केस स्टडीज में भी हमें ये लगता है कि हाँ, ये सच है, ये आंसर सही है, पर वो होता है गलत। ठीक है, और दूसरा रीज़न ये है कि देखो, कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ने को कहा है कि कुछ चीज़ें जो आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हो ना, वो उसमें इंक्लूडेड ही नहीं होती। अगर देखो, मैं बात करूँ एनसीईआरटी बुक्स में, फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको लाइव प्रूफ ही दिखा देता हूँ कि मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक्स से प्रिपरेशन करें। ठीक है, देखो कहाँ गया, हाँ, चैप्टर 7 क्लास 12th की बात करूँ तो चैप्टर 7 के अंदर देखो, यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, ऐसा कोई टॉपिक दिख रहा है आपको? प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग देख लेना, ये रेफरेंस बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक नहीं है, ये रेफरेंस बुक है। यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। जबकि अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, देखो ये मैंने खोल दिया एनसीईआरटी। तो यहाँ पे जब चैप्टर 7 शुरू होता है ना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो डायरेक्टिंग चैप्टर 7। ठीक है, तो यहाँ पे जब चैप्टर 7 शुरू हुआ तो देखो ये क्या लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, वो तो है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग भी है, दिख रहा है आपको? ये एक कॉन्सेप्ट है जो रेफरेंस बुक में नहीं दिया गया है, ये एक टॉपिक है जो रेफरेंस बुक के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कितने पॉइंट्स है देखो, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 पॉइंट्स है यार इसमें। ये टॉपिक तो कैसे जाने दें, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, और दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ, कहाँ गया, हाँ जी, देखो मोटिवेशन कहाँ गया, हाँ, मोटिवेशन की ये रहा टॉपिक तो है। ठीक है, मोटिवेशन, बट
इसकी प्रोसेस आपको कहीं पे दिख रही है? यहाँ पे ये रेफरेंस बुक खोल ली मैंने वापस से, ठीक है। यहाँ पे मैस्लोज हायरार्की थियरी शुरू हो गई। यहाँ पे मोटिवेशन की प्रोसेस मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। देखो फीचर्स है और फिर मोटिवेशन के कोई मतलब ये क्या है, मैस्लो की हायरार्की थियरी है, ठीक है। ओके ओके, मोटिवेशन प्रोसेस नहीं है। हो सकता है, देखो ये पुराना एडिशन है, हो सकता है नए एडिशन में इंक्लूड कर दिया गया हो, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मोटिवेशन की प्रोसेस दी गई है पूरी की पूरी। क्या मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन प्रोसेस है, ये मोटिवेशन के अंदर कहाँ गया, मोटिवेशन टॉपिक के अंदर की पूरी प्रोसेस दी गई है, जबकि रेफरेंस बुक में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। देखो प्रोसेस, अनसेटिस्फाइड नीड्स जब ह्यूमन की होती है तो उसको टेंशन हो जाता है, फिर उसी चक्कर में वो घूमता है और ढूंढता है उन चीज़ों को। एक सर्च बिहेवियर अंदर से आता है, और जब सेटिस्फाई होती है नीड, नीड जब सेटिस्फाई होती है तो टेंशन कम होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, जो कि रेफरेंस बुक में नहीं दी गई है, ठीक है। वही मैं आपको बताना चाहता था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है कि पुट मोर एम्फेसाइज ऑन एनसीईआरटी बुक ऑफ बिजनेस स्टडीज, इसीलिए इस रीजन से ही मैंने ये बात यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट देखो, ऑलवेज राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भले ही छोटा है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी हम आंसर्स लिखेंगे, देखो बिजनेस स्टडीज के अंदर चाहे क्लास 12th हो या 11th हो, केस स्टडीज पे ज़्यादा एम्फेसाइज दिया गया है, ठीक है। आपको ज़्यादातर सब केस स्टडीज ही हो, उसके अंदर अगर आप पैराग्राफ में आंसर्स लिखोगे ना, तो हैकर को भाई कुछ समझ में आएगा नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। इसलिए ऑलवेज राइट आंसर्स इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखा करो आंसर की, मतलब एक पॉइंट खत्म हुआ उसके बाद दूसरा पॉइंट शुरू करो, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर लिखा करो ताकि चेकर के माइंड में भी क्लैरिटी रहे कि हाँ, ये एक क्लियरली एक प्रेजेंट किया गया है इस आंसर को, ठीक है। तो ऑलवेज राइट आंसर्स इन पॉइंट्स, ठीक है। देखो तीसरा पॉइंट है, बी स्पेसिफिक इन राइटिंग डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, इंक्लूड रेलेवेंट वर्ड्स एंड इट। यार देखो ये कोई इंग्लिश नहीं, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आप अपनी तरह से मतलब लिख सकते हो आंसर। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स स्पेसिफिक इंक्लूड करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, डेफिनेशंस के अंदर, तब भी जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि स्पेसिफिक रहना पड़ता है डेफिनेशन को लिखने में, एकदम क्लियर कट होनी चाहिए आपकी डेफिनेशन बिजनेस स्टडीज के अंदर, हाँ सिर्फ, ठीक है। और एक पॉइंट और है, ट्राई टू इंक्लूड रियल लाइफ एग्जांपल्स आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियरली लिख लेते हो, ठीक है, आंसर लिख लेते हो क्लियरली, तो नीचे एग्जांपल भी लिखो ताकि जो चेकर है उसके माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन जाए। तो ट्राई टू इंक्लूड रियल लाइफ एग्जांपल्स आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं हमें कुछ सच कोई आइडिया नहीं होता है कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो उसके लिए एक, देखो ये एक बेसिक गाइड वाली वीडियो है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द सिलेबस ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अभी कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं बिजनेस स्टडीज की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, कोई भी, नॉट ओनली बिजनेस स्टडीज, ठीक है, कोई भी, चाहे अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, ठीक है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सिलेबस ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट,
कि क्या आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो है डिलीटेड है, कौन कौन से चैप्टर्स जो है पार्शियली डिलीटेड है, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या नहीं है, क्या है, ठीक है। वो सब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि एक बेसिक कंक्लूजन पे आप आओगे कि हाँ इतना इतना मुझे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि एनालाइज द सिलेबस एंड मेक आउट विच चैप्टर शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन ऑफ मार्क्स। देखो भाई ये तो बहुत ही सिंपल है कि अब जब वो आपने सिलेबस देखा कि क्या क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, तो उसके अंदर से वो भी देखो ना कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसके मार्क्स का वेटेज जिसका ज़्यादा है, ठीक है। उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूँ तो हाँ ये रहा, देखो क्लास 12th की अगर मैं बात करूँ, देखो 11th का भी हो, दोनों साथ में ही होते हैं, पूरा सिलेबस आपको दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। क्लास 11th और 12th दोनों का। तो इसमें देखो पहले तो पहले दो चैप्टर्स हैं वो 16 मार्क्स का वेटेज है उसका। फिर उसके बाद दूसरे दो चैप्टर्स हैं उसके 14 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और ये पांचवा और छठा चैप्टर जो है उसका 10 मार्क्स का वेटेज है। पार्ट बी के अंदर दोनों का 20-20 मार्क्स का वेटेज है। तो इससे आपको क्या एक क्लैरिटी मिली पता है। देखो सबसे पहले आपको जो भी चैप्टर्स इजी लगते हैं वो कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल बिजनेस सर्विसेज आपको इजी लगता है तो ओके भाई वो कंप्लीट करो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये दोनों पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत इजी, 16 मार्क्स तो आपके वहीं पक्के हो गए, ठीक है। वैसे प्रिपेयर करो अगर इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस आपको इजी लग रहे तो वो प्रिपेयर करो, ठीक है। जो आपको आता है ना भाई, जो आपको समझ में आता है, बहुत इजी लगता है जो आपको, वो पहले प्रिपेयर करो ताकि उतने मार्क्स तो कंफर्म हो जाए, मतलब उतने मार्क्स का तो ऑलरेडी मतलब आपको रहे कि हाँ भाई इतने मार्क्स का तो मैंने किया है, ठीक है। अभी अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूँ, हाँ, तो मैं कह रहा था कि बिजनेस स्टडीज के अंदर क्लास 12 में देखो यहाँ पर एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है मार्क्स का चैप्टर वाइज। देखो कि भाई ये पहले 3 चैप्टर है वो 16 मार्क्स, जो बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही ईजी है। बिजनेस एनवायरनमेंट तो बहुत ही ईजी है, 16 मार्क्स तो आपके यहीं कवर हो गए। अभी अगर मैं बात करूँ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की, तो उसके कंपेयर में मतलब स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग या कंपेयर में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ईजी है। देखो क्यों, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकते हो, बट कंट्रोलिंग तो इजी है नो डाउट, ठीक है। तो इस तरह एनालाइज करो पूरा, सिचुएशन क्या है, कैसे आपको कितना टाइम है आपके पास, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना आपको प्रिपरेशन करनी है। बिजनेस स्टडीज बहुत ही टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं आगे आपको पॉइंट आएगा, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ऐसे एनालाइज करके ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आते हैं हम वापस अपने चार्ट पे, ठीक है। एनालाइज द सिलेबस एंड मेक आउट विच चैप्टर शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन ऑफ द मार्क्स। अभी तीसरा पॉइंट मैंने बोला था, पीएचडी इज अ theoretical subject and requires more practice of case studies। देखो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ये, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, आई बिलीव दैट, बट यहाँ पर एक बेनिफिट है क्या, ये ज्यादातर मतलब सारी की सारी केस स्टडीज होंगी, तो मेन फोकस रखो अपना केस स्टडीज पे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ।
अभी केस स्टडीज के अंदर क्या होता है कि कई बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक केस स्टडी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो उस केस स्टडी के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबोव, ठीक है। और आपने वो फर्स्ट में लिख दिया कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग प्रोसेस। हाँ, तो वो आपने लिख दिया कि हाँ चलो प्लानिंग की प्रोसेस डिस्कस की गई है, तो वो लिख दी। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई राइट द फीचर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि भाई आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में जिसका आंसर लिखा है उस कॉन्सेप्ट का फीचर्स बताओ। तो अगर मान लो कि फर्स्ट आपने गलत लिख दिया, प्लानिंग था तो आपने ऑर्गेनाइजिंग लिख दिया, सेकंड भी आपका अल्टीमेटली रॉन्ग ही होने वाला है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे दिया तो आप सेकंड क्वेश्चन का भी गलत ही लेने वाले हो। तो केस स्टडी की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कौन कौन सी मतलब कैसे केस स्टडीज पूछते हैं, कैसे आपको कंफ्यूज किया जाता है केस स्टडी में। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डालेंगे और आपको बोलेंगे कि हाँ एक कॉन्सेप्ट बताओ जो डिस्कस किया गया है, और आप केस स्टडी में बहुत ही कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करो केस स्टडी की, ठीक है। अभी चौथा पॉइंट ये है, देखो, बिकॉज इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट एंड कंज्यूम्स मोर टाइम। मैंने बोला था लेंथी सब्जेक्ट है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। प्रिपेयर इट थ्रू स्ट्रेटेजीज, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स एक्सेट्रा। बिजनेस स्टडीज एक पूरा लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत ही लेंथी है, तो इसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाओ। मैंने आपको बताई ना एक स्ट्रेटेजी कि आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसे एनालाइज करके कि भाई हाँ इस चैप्टर का इतना वेटेज है, मार्क्स का इतना वेटेज है, इस चैप्टर का इतना, तो उस हिसाब से पूरा सारी सिचुएशंस देख के प्रिपरेशन करो। स्ट्रेटेजीज बनाओ, माइंड मैप बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही वो बेनिफिशियल होगा। और हाँ, तो रट्टाफिकेशन मत करना भाई बिल्कुल भी। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था अगर आप रट्टा मारोगे ना तो क्या होगा, 5 से 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आपको याद रहेगा, बाद में आप भूल जाओ। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मस्ट। मैं बोल रहा हूँ रट्टा मत मारना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई। देखो, पांचवा पॉइंट ये है कि ट्राई टू क्लियर द कॉन्सेप्ट टॉपिक आफ्टर टॉपिक एंड टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है। अभी ये पॉइंट से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। बट कैसे प्रिपेयर करो, टॉपिक आफ्टर टॉपिक। अगर आपको एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या फिर 2 या 3 एक साथ करो, फिर एक ब्रेक लो 10-15 मिनट का, ठीक है, उसके बाद बैठो। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स की बात क्यों की है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज मैंने आपको ऊपर बताया कि लेंथी सब्जेक्ट है, आप बोर हो सकते हो, ठीक है। पर इसलिए तो मैंने बताया कि फ्रीक्वेंट ब्रेक लेके मतलब ब्रेक्स लो यार। हर कॉन्सेप्ट मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं, ब्रेक लो। आपको जो भी मतलब खेलने जाना है तो खेलने जाओ 10 से 15 मिनट। अगर यू वांट टू हैव स्नैक्स, यू कैन हैव स्नैक्स इन दैट टाइम। जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर, और ऐसे प्रिपेयर करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे भी मैं सब कवर करता रहूँगा, ये सब चीज़ें, बेसिक गाइड, और फिर कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे सारे के सारे 11th और 12th के, ठीक है। अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में बताओ भाई, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो
मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए